मीर रजा अली की पुरअसरार मौत का केस मजीद उलझता जा रहा है। पुलिस तहकीकात के हवाले से जो तफसीलात और शवाहिद सामने आ रहे हैं उसने मजीद कई सवालात को जन्म दे दिया है और ये मामला अभी भी मुअम्मा है कि मीर रजा अली की मौत कैसे हुई। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी केस को मजीद पेचीदा बना रही है और उसमें कई बुनियादी सवालात के जवाब ही मौजूद नहीं हैं। केस में उठने वाले ये अहम सवालात भी और तफ्तीश के नकाइस भी हम आपके सामने रखेंगे। और कराची में केसेस को हैंडल करने वाली और वसी तजर्बा रखने वाली पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मीर रजा अली 27 जुलाई की रात अपनी दुकान से पिस्तौल निकालकर अपने घर गए और ज़रूरी सामान घर छोड़कर ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहुँचे और इसके बाद उनका घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, उनका फ़ोन भी बंद हो गया था। फिर वालिदैन ने 28 जुलाई की सुबह पुलिस को गुमशुदगी की इतला दी और अगले दिन 29 जुलाई को यूनिवर्सिटी रोड से मीर रजा अली की लाश मिली और इस दौरान होने वाले वाक़यात की तफसीलात और CCTV फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। और आज 29 जुलाई सुबह 8 बजे की नई CCTV फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें मुबैना तौर पर लाश मिलने की जगह से एक आदमी को थैला उठाए चलते हुए और फिर कुछ देर के लिए रुकते हुए देखा जा सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि वीडियो में वाक़े की जगह पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला नज़र आ रहा है। कचरा चुनने वाला कुछ मिनट के बाद चला जाता है। इससे पहले कल रात गए भी एक नई फुटेज सामने आई जो 28 जुलाई की रात 4:35 की है, जिसके बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह की पुलिस ज़राए से खबर के मुताबिक फुटेज में नज़र आने वाला शख्स मीर रजा अली ही है जो मुबैना तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन फेंक रहा है। इसी तरह आज वाक़े के 6 दिन बाद मीर रजा अली के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है जो नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान ने हासिल की है, जिसके मुताबिक लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। गोली की एंट्री का साइज़ बड़ा जबकि एग्जिट का साइज़ छोटा है। तस्वीर के निशानात से वाज़ेह पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई और आगे से निकली। तस्वीर में लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। चेहरा ख़राब होने की वजूहात सर के तफसीली मुआयने से मिल सकती थी और जो तस्वीर राहिल सलमान ने हासिल की हैं और जो हमने देखी हैं उनके मुताबिक तस्वीर में लाश के उल्टे हाथ की उंगलियां मुट्ठी की शक्ल में टूटी हुई घास के साथ बंद थी। लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। चेहरे पर एक ज़ख़म नज़र आ रहा है। तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान है जबकि सीने पर बड़ा निशान है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि एग्जिट वूंड कैसे बड़ा है। साथ ही पुलिस तहकीकात और मीर रजा अली के घर वालों के मौक़िफ़ के हवाले से भी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने तफ्तीशी हुक्काम से खबर दी है कि मीर रजा अली के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली गई है। 28 जुलाई की रात मीर रजा अली ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था। मीर रजा अली की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट ताहाल नहीं आई है। खबर के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट से मीर रजा अली की फैमिली मुतमईन नहीं है। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगना बताई गई है। फैमिली का दावा है कि मीर रजा अली के जिस्म पर तशद्दुद और जलने के निशानात हैं। अगर फैमिली दोबारा मेडिकल का कहती है तो करवाया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर और लाश की इब्तिदाई इतला देने वाले शख्स समेत 15 लोगों का बयान ले लिया गया है। खबर के मुताबिक मौत खुदकुशी है या कत्ल बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। बात करें पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा से। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे मसला ये हो रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय ऐसा लगता है कि मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि सीने में गोली लगी है, मगर मसला ये हो रहा है कि जो कमर का वूंड है वो छोटा है और जो सीने का वूंड है वो ज़्यादा बड़ा है। आमतौर पर एग्जिट वूंड ज़्यादा बड़ा होता है। आप क्या कहिएगा? ये पोस्टमार्टम जो आपका असेसमेंट है मेरे ख्याल में सारा तो आपने असेस कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं, जो फाइंडिंग्स डॉक्टर ने लिखी हैं वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो यही रेस होते हैं कि ट्रैजेक्टरी यानी बुलेट का रास्ता, बुलेट जब बॉडी में एंटर होता है और बुलेट जब बॉडी से निकलता है और बीच में उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए बुलेट कहाँ कहाँ से गुजरता है। सो आगे जो एंट्री वूंड जो कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है वो, उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। मगर ये सिर्फ हम एक यूँ समझिए कि वी आर जस्ट
अज्यूमिंग, ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने बॉडी खुद नहीं देखी है। जब मैंने बॉडी नहीं देखी है तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ। हैविंग सेड दैट, तस्वीर बिल्कुल, डिटेल रिपोर्ट भी देखी है, तस्वीर भी देखी है, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो चीज़ मैच नहीं कर रही जो लिखी गई है उससे जो तस्वीर कह रही हैं। और ये आमतौर पर आप कह रही हैं कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एग्जिट वुंड बड़ा हो, कुछ केसेस में इसके अदरवाइज भी होता है, और ज़ाहिर गन शॉट पर भी डिपेंड करता है कि वो जिस्म के किस हिस्से का है। जब सीने और कमर का मामला हो तो आमतौर पर क्या होता है? ज़्यादातर छोटा बुलेट एंट्री होता है, छोटा एंट्री वाउंड होता है और बड़ा एग्जिट वाउंड होता है। जैसे सर में मारा जाए तो रिकॉइल की वजह से, यानी बुलेट के रिकॉइल की वजह से, क्योंकि ये हार्ड वो होता है, तो एक स्टेलेट मतलब स्टार शेप्ड एंट्री वुंड होता है जो हमें बड़ा मिलता है। सो ये दिस हैपन्स इन इंजरीज जहाँ नीचे अच्छी मजबूत बोन मौजूद हो, जबकि इधर छोटा एंट्री होगा और बड़ा एग्जिट होगा इन मोस्ट इंस्टेंसेस। और क्यों, अगर ये शक था कि सुसाइड है, या अगर ये भी शक था कि कत्ल है, तो क्या वजह है कि जो हाथ है उस पर गन पाउडर मौजूद है या नहीं, ये नहीं चेक किया गया? ये नहीं चेक किया गया। ये हम भी करते हैं, MLOs भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ना हमने किया, ना क्राइम सीन यूनिट ने किया। लाइक आई सेड, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स। एंड जब तक आंसर नहीं मिलेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन के सवालात हमसे जवाब नहीं, इन्वेस्टिगेशन हमसे जवाब मांगती है ना, और हम इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगते हैं, हम दोनों जब एक दूसरे के जवाबात नहीं दे सकेंगे तो केस की प्रोग्रेस ज़रा अफेक्ट होती है। और इस वक्त जो ये रिपोर्ट है, ये केस को कॉम्प्लिकेट कर रही है या केस को रिजॉल्व कर रही है? फ़िलहाल तो ये रिपोर्ट केस को कॉम्प्लिकेट कर रही है, बट वी आर सिटिंग डाउन टुमारो इंशाल्लाह, और एक हाई लेवल पे बैठ के पुलिस के साथ और हम लोग बैठेंगे, और बैठने के बाद इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चलना है। मगर पुलिस हैज़ बिन एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन दिस केस, और काफ़ी उन्होंने जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं। सो दे आर, आई थिंक, गोइंग टुवर्ड्स अ लॉजिकल कंक्लूजन। और मगर सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अभी तक वेपन मिसिंग है जिससे ये वाकया हुआ है, और बुलेट भी मिसिंग है। अगर खुद मारी थी तो फिर बुलेट केसिंग वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि चलें, अगर जो होल्स्टर है अगर वो मिल गया, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन मिल गया, और अगर उसने खुद फेंका था तो ये नहीं हो सकता कि वो खुद को गोली मारे और फिर पिस्तौल कहीं फेंक दी हो, या फिर जो पिस्तौल को कहीं पर फेंक दिया हो, जिसकी वजह से सवालात पैदा हो रहे हैं। जो बॉडी है उसको देखकर और जो उसकी तस्वीर है उनको देखकर नज़र आता है, क्योंकि जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया था। बॉडी पर निशानात हैं, क्या वो टॉर्चर के हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, बॉडी में जो मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें तो मुझे एटिपिकल डिकम्पोजिशन मिल रही है, यानी बॉडी का ऊपर हिस्सा ज़्यादा डिकम्पोजिशन दिखा रहा है और निचला हिस्सा कम दिखा रहा है। ये हमें केसेस ज़्यादातर उन सूरतों में मिलते हैं जब कभी किसी की लाश को ऐसी जगह पे फेंक दिया जाए कि आधी लाश जो है वो झाड़ी के अंदर हो और आधी लाश झाड़ी के बाहर हो, तो हमें फिर डिकम्पोजिशन में फ़र्क मिलता है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि जो जलने के निशानात होते हैं या जो मारपीट के निशानात होते हैं, वो डिकम्पोजिशन के चेंजेस के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उन पे आप प्रॉपर तरीके से तस्वीर देख के कमेंट कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा उस हिस्से का पोस्टमार्टम में मुआयना किया जाए, और मुआयना करने के बाद नेगेटिव फाइंडिंग्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन पॉजिटिव फाइंडिंग्स। यानी डिकम्पोजिशन की वजह से अगर वो चेंज मुझे दिखाई दे रहा होगा तो मुझे वहाँ मारपीट का निशान नहीं मिलना चाहिए नीचे तक। जब अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है ये डिकम्पोजिशन है, और अगर मिल जाता है मारपीट का निशान तो फिर जाहिर है ये मारपीट का निशान है। जलने का निशान भी मैं इसी पे कहूँगी। कुछ कहा कि हाथ जला हुआ है उनका, पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके, स्किन स्लिपेज कहलाती है, वो हिल गई है अपनी जगह से, स्किन जो होती है वो स्लिप हो जाती है, डिकम्पोजिशन चेंज है। मगर काला हो जाना, उसके स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। तो ये तो फिर मसला ये है कि बॉडी को दफना दिया गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हाथ से गोली मारी गई तो हाथ पे गन पाउडर था नहीं था, इसको एग्जामिन ही नहीं किया गया। या तो होता कि एग्जामिन किया गया होता और फिर ये अंदाज़ा लगाया गया होता कि गन पाउडर था या नहीं, या फिर आप जो दीगर बातें कह रही हैं कि जो बॉडी पर निशानात थे वो टॉर्चर थे या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से थे, ये क्या जिम्मेदारी एमएलओ की नहीं थी कि ये सारे काम करते? जिम्मेदारी तो थी एमएलओ की, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी, ये बिल्कुल जिम्मेदारी थी। और उसके इसकी रिपोर्ट के बाद
मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट अग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन एंड ऑफ कोर्स ही डिड नॉट गो डीप इनटू इट, वो है। हैविंग सेड दैट, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि ये राइटी थे या लेफ्टी थे, ताकि हमने मैं जरा से पूछा है तो उन्होंने कहा राइटी थे, बट हम कोशिश करेंगे मीर रज़ा अली के वालिद से बात करें और उनसे पूछ लें कि मगर पुलिस जरा ने हमें ये बताया जब हमने उनके सामने सवालनामा रखा कि मीर रज़ा अली राइटी थे। बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो यहीं से अराइज करती हैं। अगर लेफ्टी होते तो मुश्किल है, हाँ राइटी है तो किस तरीके से करें, फिर वो एंट्री वूंड का साइज, अगर जो मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वूंड वही है, तो फिर साइज इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है? फिर एंगुलेशन जो हमें एग्जिट पे, मैं सिर्फ उस पे रह रही हूँ जो मैंने पढ़ा है और मैं पिक्चर्स के साथ उसको कोरिलेट कर रही हूँ। जो एग्जिट वूंड दिखाया जा रहा है उसमें एक एंगुलेशन सी आ रही है, वो अराउंड आप कहें 20 डिग्रीज की एंगुलेशन है। वो 20 डिग्रीज की जो एंगुलेशन है, यानी जो टेंजेंट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है अंदर जाके जो बुलेट हिट करेगा और फिर एग्जिट होगा, वो एक ट्रैजेक्टरी बन रही है जिसको मैं लॉजिकल रीजनिंग से कनेक्ट कर सकती हूँ। बट ये सवाल पोस्टमार्टम आंसर नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है। अब इतना जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मगर उससे पहले डॉक्टर साहब आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप जानी जाती हैं इस बात के लिए कि जो केस सॉल्व करने हों मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से, चाहे वो रेप के केसेस हों, मर्डर के केसेस हों, बहुत ज़्यादा आपका अहम किरदार रहा है। नाउ जो इलाका है उस इलाके से वाकिफ़ हैं आप जहाँ पर डेड बॉडी मिली है, वहाँ पर इतने अरसे तक बॉडी पड़ी हो, ज़ाहिर अब ये हम मेडिकल से इन्वेस्टिगेटिव साइड पर जा रहे हैं, बट मगर उसके अलावा जो कुछ सवालात पैदा होते हैं वो ये कि वो वहाँ पर अगर इस हालत में थी और इतनी डिकम्पोज हो गई थी बॉडी कि उनके चेहरे के आप देख ही रही हैं, आप कह रही हैं खुद एटिपिकल है वो, ये पॉसिबल है उस इलाके में? नहीं पता था किसी? स्मेल, पहली चीज़ स्मेल इतनी शदीद के 40 डिग्री गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और उसमें जो स्मेल, इट्स इम्पॉसिबल कि स्मेल इग्नोर हो सके। ओपन स्पेस है, बिल्कुल ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस ऐसे है कि जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ वो इंतहाई स्मेल जाएगी। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिकम्पोजिंग बॉडी जो कि बढ़ती चली जाएगी। एंड कोई छोटी बिल्ली चूहा नहीं है जिसकी बॉडी पड़ी हुई हो तो आपको मिल ना रही हो, ये दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेट होती हुई लग रही हैं चीज़ें, कि वहाँ पर ब्लड ना होने के बराबर है। आपने खोल की बात की, आपने कहा खोल नहीं है, आपने कहा वहाँ गन नहीं है, वहाँ होल्स्टर मिल रहा है। मेरे लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर डिड द ब्लड गो, कि अगर खुद भी उन्होंने मारा है या किसी ने मारा है तो ब्लड किधर है। सो माय आइडिया इज, मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे दो नुमाइंदे राहिल सलमान भी और काशिफ मुश्ताक भी जो उस स्पॉट पर गए, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई वहाँ पर ब्लड कम था, क्योंकि अगर मीर रज़ा अली ने अपने आप को मारा वहाँ पर तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लड होना चाहिए था, और फिर क्या पुलिस भी इस एंगल से मामलात को देख रही है या नहीं देख रही है ना। और आप ये कह रही हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो तस्वीर हैं उसमें चेहरा बहुत ज़्यादा डिकम्पोज नज़र आता है, कि ये इतने अरसे में जितना उनका डिसअपियर होना और फिर बॉडी का मिलना, इतने में इतनी डिकम्पोजिशन हो सकती है। अच्छा, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूं, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द एनवायरनमेंट। सर्दी में डिकम्पोजिशन डिले हो जाती है, गर्मी में डिकम्पोजिशन बढ़ जाती, ह्यूमिड वेदर में और ज़्यादा चेहरे का ज़्यादा होना, चेहरे का ज़्यादा होना और बाकी की बॉडी का कम होना, मतलब मैच ना करना, वो मेरे लिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ अगर ये बॉडी पड़ी हुई थी, हम अज्यूम ये करते हैं कि बॉडी पड़ी हुई थी, तो फिर तो इक्वल होना चाहिए था, बल्कि बैक पे शायद ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज ही इज फाउंड लाइक दिस, कि उनका चेहरा नीचे है, हाथ यूं है और बैक उनकी ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो चेहरे पे भी और बैक पे भी, बैक उनकी बिल्कुल मुझे क्लीन मिल रही है। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ कि मैं इसको आंसर कर सकूं कि ये मुअम्मा क्या बन रहा है। मगर अब क्या ये आंसर मिल सकता है अगर दोबारा फैमिली भी कहती है और आप कह रही हैं कि कल मीटिंग भी है, दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है बॉडी को निकाल कर? एग्ज़्यूमेशन की तरफ जाने की आप बात कर रहे हैं, तो अब मुझे ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे। बट येस, एग्ज़्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। हैविंग सेड दैट, आई डोंट नो कि व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वील बी एबल टू ग्लीन आउट ऑफ इट।
और ये नहीं पता मुझे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम मीर रज़ा अली के वालिद से भी हैं जो हम उनसे पूछेंगे, मगर राहिल सलमान और काशिफ मुश्ताक से हम इस वक्त जान लेते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राहिल, पहले आप बताइएगा, आप गए स्पॉट पर, क्योंकि जो डॉक्टर साहब अभी सबसे अहम सवाल उठा रही हैं, बड़ा सवाल ये है कि चलें अगर गन नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर खोल भी नहीं मिले बुलेट के, मगर क्या वो अगर यही प्राइमरी क्राइम सीन है, सेकेंडरी क्राइम सीन नहीं है, तो वहाँ खून बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। क्या खून उतना था जब आप वहाँ गए? जी शाजिब साहब, इस लाश को जब मिली थी तो उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे और पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो उस जगह पे उतना ब्लड नहीं था जितना कि एक मर्डर स्पॉट पर होना चाहिए, कि जहाँ पे फायरिंग की जाए, किसी को मारा जाए, कत्ल किया जाए, तो वहाँ पे ह्यूमन बॉडी से खून बहुत ज़्यादा बहता है, स्पॉट पे मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे खून की उतनी सफिशेंट क्वांटिटी नहीं थी, उतना मिकदार में खून नहीं था कि उसको कहा जा सके कि ये मर्डर यहीं पर हुआ है या ये सुसाइड जो भी है वो यहीं पर ही हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है, घास है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट होते हैं, वो इतना मिकदार में नहीं थे कि वहाँ से सैंपल भी कलेक्ट किए जा सकते। जो मुट्ठी में उनके घास है उसके कुछ सैंपल लिए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इनकी जो बॉडी मिली है, और जिस तरह से अभी हमने डिस्कस भी किया अपने डॉक्टर साहब के साथ कि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसके बाद फिर खड़ा हो जाता है इस पूरे केस की तफ्तीश पर। क्योंकि पुलिस को एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में था, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये एक सुसाइड केस है। जैसा कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि गोली जो है वो सीने पर लगी और कमर से बाहर निकली, और सीने पर उसको ब्लैकिश जो है वो स्पॉट करार दे दिया गया कि ये इसी किस्म का होता है। लेकिन अगर आप गन की बात करें तो 9mm गन हो, 30 बोर हो, तो उसके डायामीटर का जो भी वो वहाँ से गन पाउडर निकलेगा, तो जो ब्लैकिश और जो तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं वो सीने पे उस किस्म का नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा ब्लैकिश है, और वो डायमीटर में भी नहीं है कि जिस तरह से गन पाउडर उस तरह निकलता है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके साथ साथ जो उन्होंने MLO ने जो उसमें साइज़ लिखा है सीने का, वो 1.8 सेंटीमीटर, और जो उसका एंट्री का पॉइंट लिखा है वो 1 सेंटीमीटर लिखा है। तो बात यहीं पर ही जो है वो एक दफ़ा फिर यहाँ पे सवाल निशान खड़ा होता है कि गोली जो एंटर होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो या किसी और ऑब्जेक्ट में, एंट्री के वक्त वहाँ पे अगर ह्यूमन बॉडी में तो ज़ख्म का निशान जो है वो छोटा होता है, और जहाँ से एग्जिट करती है गोली बुलेट, वहाँ पे जो है वो बड़ा निशान होता है। तो डेफिनेटली, और सीने पर रख के खुदकुशी के वाक़यात बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस। इस सिलसिले में मैंने कई पुलिस हुक्काम से बात की, ऑफिशियल से बात की, इन्वेस्टिगेटर्स से बात की, DIGs लेवल के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कई बड़े केसेस हल किए, उनका भी ये कहना था कि यूजुअली जो होता है सुसाइड केस में, वो आदमी अपने सर पर रख के गन चलाता है, सीने पर रख के बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि बड़ा वेपन हो तो उसको चलाने में प्रॉब्लम होती है। उसमें मैं ये बात डॉक्टर साहब, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो केसेस आते हैं उसमें ये दुरुस्त कह रहे हैं राहिल कि बहुत कम होता है? बिल्कुल, मोस्टली इट्स लाइक गन्स, पाँव से चलाएंगे या हाथ से चलाएंगे और फिर यहाँ रख के या यहाँ रख के, बट गन इज यूजिंग अ गन टू किल योरसेल्फ, इट्स अ रेयर थिंग, इट्स अ रेयर थिंग। और आप काशिफ साहब, आप बताइएगा, हमें जो पुलिस के आला ज़राए से जब हमने ये सवालनामा उनके आगे रखा कि भाई खून कम वहाँ पर क्यों था, पहले तो आप बताइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि वो वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है और जो सॉफ्ट मट्टी है वहाँ, तो उसमें जज्ब हो गया होगा खून। आपने क्या देखा और ये किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप ज़ाहिर क्राइम्स को कवर करते रहे? शादिब, देखें, जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लेके अब तक मैं 2 से 3 बार इस स्पॉट पर जा चुका। जब यहाँ झाड़ियाँ मौजूद थी तब भी मैंने देखा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके फौरी बाद हम गए और देखा झाड़ियाँ भी थी, तमाम तर चीज़ें थी, लेकिन ब्लड की जो क्वांटिटी वहाँ होनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं थी। पुलिस सर्जन हमारे साथ मौजूद है, वो इस चीज़ को कंफर्म करेंगी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है, और अगर किसी शख्स के ब्लीडिंग होती है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि ब्लीडिंग होने की वजह से जो है वो उसकी वजह मौत हुई है, तो अगर ऐसे ही था तो वहाँ उस स्पॉट पर इतना ज़्यादा ब्लड नहीं था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, हम कमोपेश 5-6 रोज से मुख्तलिफ पुलिस ऑफिशियल से, हायर अप से और मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से हमें ये नज़र आने लग गया है या तफ्तीशी हुकाम से कि जो पुलिस है या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर मेडिकल की जो टीम है, इन दोनों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला हो रहे हैं। जब 15 पर कॉल चलती है और कॉल चलने के बाद इसकी इत्तला मिलती है, जो 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार वहां पहुंचते हैं, उनके पास एक तलाश डिवाइस होती है। जब उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि तलाश डिवाइस का काम क्या होता है कि फिंगरप्रिंट से किसी शख्स की शनाख्त करना, अगर उसकी शनाख्त वहां नहीं हो पा रही थी और उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मौजूद थे, तो ये केस उसी वक्त मशकूक हो जाना चाहिए था।
हमें इनिशियली तौर पर ऐसा लगता है, या पुलिस के आला अफसरान को भी ये लगता है कि इस लाश को नॉर्मल ऐसे लिया गया कि जैसे कोई नशे का शख्स की लाश मिलती है और उसके बाद पुलिस आर्जी तौर पर जो है वो उसे अस्पताल मुंतकिल करती है और फिर उसका पोस्टमार्टम भी जो है वो इसी तरह का ही अमूमन किया जाता है। तो जो इसका पोस्टमार्टम हुआ है वो भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी में कर दिया गया, उसमें क्वांटिटेशन नहीं की गई है। जो फैमिली है वो इस पर बार बार ये दावा कर रही है कि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात थे। मैडम ने भी अभी आपसे जिक्र किया कि अगर उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही होती तो मुकम्मल बॉडी डिकम्पोज होती, जबकि वो अपनी बैक साइड की तरफ से जो है वो नीचे गिरा हुआ था। तो इस हवाले से भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि जो पहले एक सीसीटीवी फुटेज आई उसमें यह कहा गया कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो 20 सेकंड के लिए रुके और चले गए, फिर उसके बाद उनको दोबारा से शामिल तफ्तीश करने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी गई। अगर वो मशकूक नहीं थे तो उनकी शनाख्त क्यों की गई? फिर उसके बाद एक और सीसीटीवी आती है कि एक कचरा चुनने वाला शख्स वहां से गुजरा है। देखिए, जो वेपन है उसका वहां से गायब हो जाना, एक होल का गायब हो जाना, फिर उस जगह को क्लीन अप करना, उस जगह से तमाम तर जो पौधे थे वो हटाए गए। हटाने के बाद भी जब उस जगह को क्लियर किया गया है तो वहां इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी मैं वहां गया, जब जाके मैंने पूरा उसका विजिट किया और देखा कि उसका डिस्टेंस कितना है जहां उसने मोबाइल फोन फेंका या जहां उसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसमें भी काफी ज्यादा पोजीशन ऐसी क्लियर होनी चाहिए थी कि पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से करना चाहिए था। ना सिर्फ पुलिस बल्कि शाहजेब जो मेडिकल की टीम है उससे मैडम भी इस चीज को इत्तेफाक करेंगी कि ये मेडिकल अगर फैमिली की जानिब से जो कि दावा किया भी जा रहा है कि इसका मेडिकल दोबारा होना चाहिए, तो फैमिली की जानिब से भी ये कहा जा रहा है और अगर इसका मेडिकल दोबारा होता है तो इसमें ये पोजीशन चेंज होंगी। जो मेडिकल रिपोर्ट अभी आई है, मुमकिन तौर पर जो अगली मेडिकल रिपोर्ट होगी वो इससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ नजर आएगी। और अब डॉक्टर साहब, ये जो बात है, कोई वजन नजर आता है इस बात में कि जी ग्रासी है और सॉफ्ट सॉइल है इसलिए खून जज्ब हो गया होगा, इसलिए नहीं नजर आया? क्योंकि दो नुमाइंदे ये बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि नहीं था वहाँ खून। ऐसे केसेस में उस एरिया को, जिस एरिया में वो खून गिर रहा होता है, वो जज्ब भी हो जाता है, तो हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं। वो डेप्थ देखी जाती है कि कितना डीप जज्ब हुआ है। बहुत पुराने एक आध केस है, वो कभी मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट वो डेप्थ आपको मिल जाती है कि कितना अंदर जज्ब हुआ। और एक रफ एरिया तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सो देयर आर साइंटिफिक वेज ऑफ मेजरिंग कि कितना ब्लड यहाँ गिरा और कितना जज्ब हो गया। ये है ये वाली चीज़ को क्लियर करूँ मैं थोड़ा सा, और कि कुछ सैम्पल्स लिए गए थे। एक तो ये सैम्पल था कि जो शर्ट थी वो फोरेंसिक्स के लिए भेजी गई है। सो उसको हमने गन शॉट रेजिड्यू के लिए भी अब टेस्ट करने से रिक्वेस्ट की है डीआईजी साहब को, और साथ में ये भी कहा है कि जो भी जैसे रूटीन की सैम्पलिंग होती है वो भी की जाए। सो गन शॉट रेजिड्यू, सवाल उठता है जो शर्ट है जी, उससे क्या इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ जो सुराख है सीने पर, वो गन अगर आपने सीने पर गोली मारी है तो क्या होगा? फाइबर्स अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, ऐसा कुछ ऑब्जर्व? जो मैंने जो पिक्चर्स देखी हैं उसमें वो फाइबर्स बाहर की तरफ को हैं। जो पिक्चर्स मैंने देखी हैं उनमें वो फाइबर्स अंदर के आगे वाला, ये निशानदेही कर रहा है कि अंदर से कोई चीज बाहर गई है, ना कि बाहर से अंदर। कमर से गोली लगी है जी, मतलब ये फाइबर्स बाहर की तरफ को, डायरेक्शन बाहर की तरफ को है। और इसका किस तरीके से कंफर्म होगा? जब इसका फोरेंसिक होकर आएगा, जब इसका फोरेंसिक होगा जी। और गन शॉट रेजिड्यू के लिए, गन पाउडर के लिए, बाकी उसके लिए वो हम कंप्लीट टेस्टिंग करवाएंगे। और यानी अब बहुत मुश्किल है अगर दोबारा भी पोस्टमार्टम होता है कि ये पता चल सके कि वो टॉर्चर के निशानात थे या फिर वो बॉडी डिकम्पोज हो रही थी उसकी वजह से वो निशान। नहीं, पता चल सकता है। किस एक्सटेंट तक पता चलेगा ये मैं नहीं बता सकती। और हमारे साथ वालिद साहब भी मौजूद हैं, कुछ मजीद भी सवालात हैं, उनसे हवाले से भी बात करेंगे। मीर हुसैन अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बाप के लिए इससे मुश्किल वक्त नहीं हो सकता जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, एक फैमिली के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं हो सकता जिससे आपकी फैमिली गुजर रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ख़ुद बहुत सारे सवालात उठा रही हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका आप जवाब ना देना चाहें तो बिल्कुल मत दीजिएगा, मैं अगला सवाल कर लूँगा। क्योंकि पुलिस से जब हमने सवालात किए तो ऐसा लगता है कि उनकी तफ्तीश इसी सिमत में जा रही है कि जैसे मीर रज़ा अली ने ख़ुदकुशी की थी। मगर डॉक्टर सुमैया साहिबा ने भी सवालात उठाए, हमारे रिपोर्टर्स ने भी सवालात उठाए हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम में सवालात उठाए हैं कि ये बहुत ज़्यादा तहकीक तलब मामला है, चाहे वो ज़ख्मों के निशानात के हवाले से हो या दीगर मामलात के हवाले से हो। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो दीगर अभी तक तफ्तीश के मामलात सामने आए हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम जी शाहजेब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव लिया, अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें जी, मैं डॉक्टर सुमैया की बात सुन रहा था, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मगर एक जगह मुतमईन हो रहा हूँ कि मैं फर्स्ट डे जिस दिन इनकी डेड बॉडी मिली है उस दिन से बता रहा हूँ कि उसको मारा गया है, मारा गया है, मारा गया है।
रजा मेरा बेटा मरूम वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो पढ़ा लिखा लड़का, आईबीए टॉपर, हबीबियन, उसने एक कार्ड से 4 दुकानें बनाई हैं। प्लीज इस केस को किसी और तरीके से देखें। उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है, उसके फेस के साथ उसको जलाया गया है एज पर नर्सरी। जब हम गए हैं वहां पर तो उस नर्सरी वाले ने, जिसने सबसे पहले मेरे बेटे को देखा था उधर, तो उसने कहा ये बॉडी 29th को देखी है उसने, 28th को नहीं सर। उसने कहा 28th को भी मैंने इधर पानी डाला है मगर इधर उसकी बॉडी नहीं थी। राइट सर शाजिब। सेकंड थिंग, जो तस्वीरें उस नर्सरी वाले ने ली थी, उस नर्सरी वाले से हमने पिक्चर्स ली हैं। वो हम अपने बच्चे को कपड़े से पहचान रहे हैं। आप बात समझे, हमारा बच्चा, उसको फेस पे इतना टॉर्चर था, उसके इतना टॉर्चर था, उसका गला यहाँ से दबाया, आइज बाहर आई हुई हैं उसको इस तरफ से उसका पूरा फेस जो है वो डैमेज हुआ हुआ। जब हम गुसल दे रहे थे तो मगज बिल्कुल हेयर्स में, हाथों में आ रहा था। तो मैं अपने बच्चे को, अपने जवान बच्चे को मैंने कांधा दिया जिसको मुझे देना चाहिए था, मैंने उसको दिया है जी। हमने गुसल जब हो रहा था, सबसे मेन बात जी शादेब ये है कि हमें विद इन आवर हमें वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था हमें बॉडी फराहम कर दी गई। ठीक है जी। सेकंड थिंग, जब वहां पर हम तो उस ट्रामा से गुजर रहे थे अपने बच्चे के फेस से, कि जब जिन्ना अस्पताल में देखा हमने, तो जो लोग उधर पोस्टमार्टम के लिए गए हमारे एंड से, उधर जौहर के लोग आए, जौहर थाने के लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा इसकी फॉरेंसिक गन शॉट की बना दें, उसकी गन शॉट की आप फॉरेंसिक दे दें। अच्छा, हम तो उस ट्रामा से गुजर रहे थे कि हमारे बच्चे के पाँव पे से स्किन निकली हुई, हाथ यहाँ तक जले हुए थे, ये पूरा हाथ जले हुए हैं सर। हम मतलब मैंने भी अपने बहुत रिश्तेदार हैं इंटरनेशनली, उनको भेज के इस चीज़ के बारे में चेक करवाया है सर। ब्रूटली मर्डर है ये। प्लीज इसको किसी और एंगल से देखें। सब जाहिर है दिखाया गया है। मुझे बताएगा कि इसके लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने भी हमने सवाल रखा, उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, मगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। आप चाहेंगे कि ताकि पता चले, क्योंकि इंसाफ का हकदार है मीर रज़ा, कि उन्हें आपको भी पता चले कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके लिए दोबारा पोस्टमार्टम हो। शादेब देखें, मैं ये आपको बिल्कुल अपने मेरे साथ रज़ा की वालदा और सिस्टर होंगी तो मैं उनसे डिस्कस करके इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे बच्चा, मेरा बच्चा सर, उसने क्लूज दिए हैं हमें सर। देखें, अगर उसको सुसाइड करना हो, आप बात समझें, उसको सुसाइड करना हो, उसने दुकान से गन निकाली है, उसने, वो चाहता वो कैमरे की ऑफ करके गन निकालता, वो चाहता अपने, अगर उसने सुसाइड करना था तो वो चाहता, दुकान तो बंद थी 3:30 बजे, वो दुकान के अंदर अपने आप को शूट कर लेता। वो घर आया गन लेकर, वो वहां गाड़ी के अंदर शूट कर लेता। वो ऊपर आया घर के अंदर कमरे में शूट कर लेता। शादेब, उसको क्या जरूरत थी कि 50 किलोमीटर दूर जाके उसको नर्सरी के अंदर बैठ के उसको अपने आप को शूट करना था, वो भी सर पे नहीं, वो भी दिल पे या पीछे कमर पे। क्योंकि हमने जब पुलिस से बार बार सवाल किए हैं, हमने बहुत कोशिश की कि पुलिस हुकाम हमारे प्रोग्राम में आए, मगर वो नहीं आए, मगर ज़राए के जरिए उन्होंने कुछ जवाब दिए, और ज़ाहिर आपके लिए मुश्किल वक्त है। अगर आप उन सवालों के जवाब ना देना चाहें तो आप बिल्कुल मुझे कह दीजिएगा, मैं अगला सवाल कर लूँगा। हमें जो पुलिस हुकाम ने बताया वो ये कि उन्होंने घर पर घड़ी, चाबियां सब छोड़ी, वालदा को वो के पैसे भी दिए, इसके अलावा वो मकरूज थे लोगों से, एक आदमी से उन्होंने 3 करोड़ रुपए भी मांगे। जो ये सारी बातें क्या दुरुस्त हैं? वो मकरूज थे, ये बातें आपके इल्म में थी? नो शादेब, हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं थी। लेट्स सपोज, मैं कह रहा हूँ कि देखें, पूरा कर्जा तो पूरे पाकिस्तान पे है सर। वो बच्चा पढ़ा लिखा, वो बच्चा, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रांड है, छोटी मोटी वॉफ्लेक्स का ब्रांड नहीं है सर, इट्स अ बिग ब्रांड। उसको आप सोशल मीडिया पे सिर्फ आप फॉलो कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि रजा, व्हाट इज रजा, हु इज रजा। सर, जो बच्चा मोटिवेशनल स्पीचेस देता हो, जो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में बताता हो, वो 3-3.5 करोड़ रुपए के पीछे अपने आप को जाके गोली मारेगा? नो सर, नो, मैं उसको बिलीव नहीं करूंगा। ये ना तो किसी भी वजह से ना तो कोई मरने का हकदार है ना मारे जाने का हकदार है, ये तो तय। मगर क्योंकि पुलिस, ऐसा लगता है जब हमने उनसे सवालात भी किए हैं कि जैसे वो इसी सिमत में जा रहे हैं, उनकी तफ्तीश जैसे यही
इसी सिम्त में जा रही है कि जैसे ये सुसाइड हो। हमने डॉक्टर सुमैया साहिबा, अपने रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदों से इसलिए हमने आवाम के सामने सारे हकाइक रखे हैं, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मामलात के वो पहले कभी क्या पिस्तौल लेकर आए थे इस तरीके से दुकान से घर पर? नेवर। ये पहली दफा हुआ? आपको भी ये फुटेज देखकर ही पता चला कि ऐसा हुआ है? सर मुझे ये बताएं, शादेब 2 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने भी उसके बारे में तमाम लोगों से, उन्होंने कहा अगर हमने 150 लोगों से मिले तो उन्होंने बताया रजा को गन से डर लगता था, बट रजा ने क्लूज दिए हैं सर। मोबाइल निकालते हुए उसने वो गन निकालते हुए वीडियो चाहता वो डिलीट कर सकता था, उसके मोबाइल में चल रही हैं। वो मोबाइल क्यों लेकर गया? वो उसमें तो अगर उसने सब चीजें डिलीट कर दी थी तो मोबाइल अपनी माँ के लिए घर पर छोड़ देता, वो उसको लेकर नहीं जाता। राइट सर? मगर क्या ये दुरुस्त है कि वो घड़ी, चाबियां, ये सब घर पर छोड़ गए थे? वालदा को पैसे भी देके गए? सर नहीं सर, सुनिएगा शादेब, ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये एक नॉर्मल रूटीन है। हमारी और आपकी ड्यूटी सुबह 5 बजे से, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे की होती है। उसकी रूटीन थी कि रात 5 बजे से लेके शाम 5 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक वो घर की चाबी नहीं लेके जाता था, बहन को फोन करता था। बात कर रहे हैं आप, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि ये उनका रूटीन था इस तरीके से जाना और ऑनलाइन टैक्सी के जरिए जाना था। सर मैं बताना चाह रहा हूं कि 7 ईयर्स से उसकी ये एक रूटीन, नॉर्मल रूटीन। इधर आया 3:30 बजे, घर पर आया, गाड़ी ले जानी है, गाड़ी दोस्त के साथ वो चला जाता था। यहाँ पर गौसिया बिरयानी है, उस पर गौसिया बिरयानी खाना, केएमसी कॉम्प्लेक्स या झील पार्क के ऊपर पैडल खेलना, ये उसकी, तो उसमें घड़ी वड़ी पहन के जाना नहीं होता था। राइट सर? अच्छा, और आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, और ये बिल्कुल। और ये भी बताइएगा, और ये क्या कभी कोई जिक्र किया उन्होंने कि उनको किसी से धमकी मिल रही हो, कोई ऐसी बात हो कि जिसकी वजह से वो गन निकाल कर आए थे? कोई ऐसी बात वालदा से की हो, आपसे की हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मगर हम जो फील कर रहे हैं, हमारा बेटा है ना सर, देखे बॉडी भी हमने खुद ढूंढी है। राइट सर? हमने जब एक चीज, आप मेरी बात समझिएगा सर, 365 की हमने FIR कटाई है 28 तारीख को दोपहर शाम में 3:30 बजे, 3:30-4 बजे के करीब इस तरह का टाइम था फिरोजाबाद थाने में। वायरलेस चला सर, एक गुमशुदगी का वायरलेस चलता है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से सर्च करने लग गई। हम सब जो है, हम तीनों, हम उसको अपनी तरीके से, जो नीचे कैमरेज लगे हुए हमारे घर के पास आगे पीछे, हम उसको सर्च करने लग गए। हमें वाइट ऑल्टो मिली। नेक्स्ट डे हमने उसको बाइकिया पे सुबह कॉल की। जब बाइकिया वालों को कॉल की तो वो हमें डिटेल नहीं दे रहे थे, ये रिकॉर्ड आ जाएगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा मिसिंग है, हमने FIR कटाई हुई है, आप फिरोजाबाद में पता कर सकते हैं, बराए मेहरबानी इस नंबर पे कोई राइड बुक की है तो बताएं। बाइकिया इसलिए कॉल की कि रजा हमेशा बाइकिया के थ्रू हमें चीजें भिजवाता रहा है, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। और आपको जब ड्राइवर से बात की, ये बात दुरुस्त है? भाई साहब ये बताएगा, जब आपने ड्राइवर से बात की, क्या बात दुरुस्त है कि उन्होंने ये बताया कि रजा ने गाड़ी में बैठ के कहा कि अपनी पसंद का म्यूजिक भी लगवाया उन्होंने? पर म्यूजिक भी लगवाया और अपने मोबाइल से लगाया, और उसने कहा कि जरा तेज चलाओ, मुझे, मेरी मीटिंग है, मुझे पहुंचना है। तो उसने बोला मैं, यार ये छोटा सा डब्बा है, मैं कितना तेज चलाऊंगा। वो ऑल्टो थी। राइट सर? जहां पर उसको उतारा गया सर, जहां पर उसकी लोकेशन थी गुलिस्तान जौहर में, वो उस लोकेशन पे जहां उतारा गया उसके सामने से वो चलता हुआ जा रहा है। मगर हमें जो गार्डों ने बताया वहां पर, उन्होंने बोला ये सामने इलीगल गेस्ट हाउस है, आप इधर पता करें। नेक्स्ट डे सुबह 29 12:15 12:30 की आपसे ये मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं हर चीज ये थाने में भी बता चुका हुआ हूँ। तो सर हमने वहां पर जब गेस्ट हाउस पे गए हैं पता करने के लिए, हमने गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं हम तीनों, रजा की वालदा, मेरी बेटी और मैं। तो हमने पिक्चर दिखाई, हमने बोला ये देखो मिसिंग की FIR, तो उसने तस्वीर देखते ही भाग गया। राइट सर? उसके बाद अंदर से 2 बंदे और आए हैं, फिर मैंने उनको तस्वीर दिखाई, मैंने बोला भाग क्यों रहे हो आप, ये देखो भाई मेरा बच्चा मिसिंग है, कल से प्लीज बता दो यार, हम लोग बहुत परेशान हैं। सर शादेब वो दोनों भी भाग गए। राइट शादेब? वो दोनों भी भाग गए, वो तीनों उस जगह को छोड़कर भाग गए। ये बड़ी अहम बात है, ये बात आपने पुलिस को बताई और फिर पुलिस ने कुछ किया इस हवाले से? नहीं सर, मैं यही आपसे, शादेब मेरी बात सुने आप, इसको डिले टैक्टिस किया गया
किसको सेव करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज के ऊपर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। जाहिर है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आपको, आपकी फैमिली को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है पुलिस के ऊपर बहुत सारे उठ रहे हैं, तफ्तीश के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। डॉक्टर साहब, आपका जाहिर वसी एक्सपीरियंस है जिसमें मुतादिद तो ऐसे केसेस हैं जो कि नहीं लगता था कि रिजॉल्व हो पाएंगे, मगर वो हुए। आपको लगता है इस केस को रिजॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, चीज़ों को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिको लीगल के सवाल और मेडिको लीगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के सवाल को आंसर करेगी। फिर उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जो लोकेशन, जो ये सब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। और साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, साहब का मौक़िफ़ सुना। राहिल सलमान काशिफ मुश्ताक ने वाज़ेह तौर पर बताया कि जो जाए वक़ुआ है वहाँ पर खून नहीं था। अगर वो प्राइमरी क्राइम सीन है और अगर ख़ुदकुशी की है तो फिर उतना खून क्यों नहीं है वहाँ, ये सवाल अपनी जगह पर पैदा हो रहा है। और क्या पुलिस को बग़ैर प्रॉपर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस नतीजे की तरफ बढ़ना चाहिए कि ये सुसाइड है, या फिर मज़ीद तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि पता चले कि असल में क्या हुआ है? डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि इस केस को डेफिनेटली रिजॉल्व किया जा सकता है।